इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, विच इंक्लूड्स न्यूमेरिकल्स प्लस स्टेटमेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं, फॉर्मूला पे एक नजर मार लेते हैं। तो ये जो टोटल फॉर्मूला है इस चैप्टर में वो सारे यहाँ दिए हुए हैं एक साथ, आप इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी आपको आने ही चाहिए, तभी आप इस चैप्टर से आने वाले न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे। साथ ही स्टूडेंट्स, ये जो है डायग्राम ऑफ सर्किट डायग्राम सिंबल्स, ये आपको थ्योरी पार्ट में नहीं बताई गई थी, तो यहाँ पे आप देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये कई बार आ चुका है, तो ये भी आपको आना चाहिए। एग्जाम में आपको ये सिंबल्स दिए जा सकते हैं एंड आपसे पूछेंगे कि ये जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। लाइक आपको ये ड्रॉ करके आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा, आपको बोलेंगे ये इसका कंपोनेंट क्या है, तो आप लिखेंगे एन इलेक्ट्रिक सेल। ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इसको बैटरी बोलेंगे। और ये है प्लग की, अगर बीच में डॉट नहीं है इसका मतलब ये ओपन सर्किट है, बीच में डॉट है इसका मतलब ये क्लोज सर्किट है। अगर इस तरह से आपको दिया हुआ है इसका मतलब वायर में जॉइंट्स हैं, और अगर दो वायर एक दूसरे क्रॉस कर रही हैं उसके लिए ये सिंबल ड्रॉ करेंगे। बल्ब के लिए इस तरह से बनाएंगे, रेसिस्टर्स के लिए इस तरह से बनाएंगे। रियोस्टेट स्टूडेंट्स, ये कई बार आ चुका है तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर कर लेना। रियोस्टेट जो है इस तरह से शो होगा। रियोस्टेट में क्या होते हैं, जो रेसिस्टेंस है उसको वेरी करके शो किया जा सकता है। एमीटर जो है उसके लिए ये सिंबल है। वोल्ट मीटर एंड गैल्वेनोमीटर तीनों का सेम है, जस्ट जो अल्फाबेट्स हैं वो डिफरेंट है। सो इस तरह से जो है आप ये सिंबल जरूर कर लेना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो है आपकी बुक में जो दिया हुआ है ये टेबल दिया है जिसमें रेसिस्टिविटी कंपेयर की गई है फ्रॉम कंडक्टर देन एलॉयज एंड इंसुलेटर। तो आप देखेंगे अगर आप कंडक्टर से इंसुलेटर की तरफ आएंगे तो जो रेसिस्टिविटी है वो जो है इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। ठीक है, जिस मटेरियल में जितनी ज्यादा रेसिस्टिविटी होगी वो मटेरियल उतना ही ज्यादा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, क्योंकि जो रेसिस्टिविटी है वो बढ़ती है तो करंट घटता है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप देखेंगे जो कंडक्टर्स हैं इनकी जो रेसिस्टिविटी है वो सबसे कम है, इससे ज्यादा अलॉयज की है और सबसे ज्यादा इंसुलेटर्स की है। तो ये जो है इसमें आपको ये वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप कंपैरिजन पता होना चाहिए। एग्जाम में आपको एग्जाम्पल दिया जा सकता है सिल्वर का, कॉपर का, या जो है अलॉयज में निक्रोम का, हार्ड ग्लास, रबर, इस तरह से आपको एग्जाम्पल्स दे करके जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्यों हम इसको जो है इलेक्ट्रिक अप्लायंस में यूज करते हैं, क्यों इसको इलेक्ट्रिक हीटर में यूज कर सकते हैं। सो इसमें से कुछ क्वेश्चन अभी आप देखेंगे भी तो आपको समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ऑन व्हाट फैक्टर डज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं। लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ अ वायर डिपेंड्स। ये क्वेश्चन 2019 सीबीएसई में आ चुका है। सो जो रेसिस्टेंस है वो इन चार चीजों पर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। आप इस रिलेशन से देख सकते हैं जो रेसिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। आप यहाँ देखिए जो ये कंडक्टर है ये इसका लेंथ है, अगर लेंथ बढ़ेगा तो आप देखेंगे जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये घटेगा। आप इमेजिन कीजिए कि आप इस वायर को अगर आप खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वायर अभी इतनी चौड़ी है, ठीक है, खींचने पे क्या होगी, ये पतली हो जाएगी। पतली होते ही क्या होगा, जो ये वाला पार्ट है इसका एरिया कम हो जाएगा। तो जब इसका एरिया कम हो जाएगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेंथ बढ़ा, रेसिस्टेंस बढ़ा, ठीक है। एरिया कम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ तो भी रेसिस्टेंस बढ़ा। तो इस तरह से जो है ये लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। तो ये आप याद रखना, लेंथ डायरेक्टली है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली है। टेम्परेचर क्या होगा, अगर टेम्परेचर किसी कंडक्टर का बढ़ता है तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, और नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ये अभी मैंने आपको टेबल में दिखाया था कि किस तरह से जो रेसिस्टिविटी है या रेसिस्टेंस है वो मटेरियल के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में आ सकता है आपके। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, अ बल्ब इज रेटेड 40 वॉट
पावर होती है, ठीक है, 220 वोल्ट। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय इट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट सप्लाई, ऑल्सो फाइंड इट्स रेसिस्टेंस। तो इसमें आपको क्या पता करना है, करंट पता करना है एंड रेसिस्टेंस पता करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये है आपका इफ द गिवन बल्ब इज रिप्लेस्ड बाय अ बल्ब ऑफ रेटिंग, हाँ ये बी पार्ट है 25 वोल्ट एंड 220 वोल्ट वॉट 225 वॉट सॉरी, will there be any change in the value of current and resistance, justify your answer and determine the change। तो ये जो है सेम टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट यहाँ पे जो वॉट है उसको चेंज कर दिया गया है और आपसे पूछा है कि अगर वॉट चेंज कर देंगे तो जो वैल्यू ऑफ करंट है और रेसिस्टेंस है उसमें क्या चेंज आएगा। सो ये क्वेश्चन भी जो है सीबीएसई 2019 में आ चुका है। सो इसका सॉल्यूशन जो है वो आप देखेंगे क्या है, पावर कितनी दी हुई है 40 वॉट दी है, वी कितना है 220 वोल्ट है एंड करंट पता करना है। तो फटाफट से आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, I इज इक्वल टू पी अपॉन वी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, यूनिट सबकी सही है, कुछ भी चेंज नहीं करना है हमें यूनिट में, सिंपल ये आपका एम्पियर में आंसर आ जाएगा। अब आपका जो है आई आ चुका है तो हम फटाफट से रेसिस्टेंस भी निकाल देंगे, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है, वी की वैल्यूज पुट कर दी हमने और आई की वैल्यूज जो भी निकाली थी इसको पुट कर दी, ये आपका आ गया रेसिस्टेंस इन द ओम, ठीक है। यूनिट आपको जरूर लिखना है, यूनिट बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इसके भी मार्क्स होते हैं। देन हम आते हैं बी पार्ट में, बी पार्ट भी सेम ऐसे ही करना है, जैसे यहाँ पावर चेंज हो जाएगी तो पावर को इसलिए हमने इस तरह से लिखा है, पावर 25 वॉट है, वोल्ट 220 वोल्ट है, आई पता करना है तो सेम पहले आई पता करेंगे, ठीक है, आई हमारा आ गया, देन रेसिस्टेंस को पता करेंगे, ये हमारा आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आप करेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है, आपको जस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके अलावा जो है आप यूनिट्स पे फोकस करेंगे। अगर यूनिट जो है स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है तो आप पहले उसको चेंज कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, देन करेंगे। तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में था। तो लास्ट में आप लिखेंगे ऑन टेकिंग अनदर बल्ब ऑफ पावर 25 वॉट, voltage 220 volt, there is a change in the value of current and resistance because their value depends on the पावर। जो करंट है और रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू पावर पे डिपेंड करती है, तो अगर पावर बदलेगा तो करंट और रेसिस्टेंस भी बदलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पावर। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन डिराइव करना है पावर के लिए, कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस हैविंग रेसिस्टेंस आर एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, अ डिवाइस ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स ऑफ वी वोल्टेज एंड ड्रॉ करंट आई, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पावर इन टर्म ऑफ वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस। तो दोनों ही क्वेश्चन में जो है आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन को इसमें आपको जो है पावर के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ये क्वेश्चन भी आपका 2019 में आ चुका है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो है आप इसमें लिखेंगे वर्क डन के लिए फॉर्मूला। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना क्या होता है, चार्ज इनटू वोल्ट, ठीक है। तो इसमें Q और Q जो है ये किसके बराबर होता है, और I इंटू टी के बराबर। तो हम क्या करेंगे, वर्क डन का जो ये फॉर्मूला है यहाँ पे हम Q को रिप्लेस करके IT लिख देंगे। अब जो पावर है वो क्या होता है, वो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, W/T होता है। सो यहाँ पे जो W है उसको रिप्लेस करके हम ये लिख देंगे VIT/T। तो ये जो TT कैंसिल हो जाएगा, ये आपका VI हो गया। तो पावर का जो एक एक्सप्रेशन है वो क्या हो गया, P इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, इफ जो R है विद द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, तो अब हम R के टर्म्स में फाइंड करते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, RI होता है। सो हेंस क्या हो गया, P अभी जो हमने पता किया है P इज इक्वल टू VI, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो V है उसको रिप्लेस करके RI लिख देंगे। सो RI लिखने से क्या हो जाएगा, ये I² R आ जाएगा। ये आपका एक और एक्सप्रेशन आ गया P के लिए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम यहाँ V को रिप्लेस किया था, यहाँ I को रिप्लेस करेंगे। I को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, V/R लिखेंगे। तो ये आ जाएगा V²/R। तो ये थर्ड आपका एक्सप्रेशन आ गया। तो ये तीन एक्सप्रेशन जो है ये यहाँ पे लिखेंगे, P इज इक्वल टू VI पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, P इज इक्वल टू I² ठीक, करंट एंड रेसिस्टेंस, और एंड थर्ड इज P इज इक्वल टू V²/R। तो ये जो तीन एक्सप्रेशन है ये यहाँ पे हमने डिराइव किए। इस तरह से आप एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे ये क्वेश्चन।
क्वेश्चन 4 देखते हैं, डिराइव द रिलेशन R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 व्हेन रेसिस्टर्स आर जॉइंड इन सीरीज। ये 2019 में आ चुका है। सो इसमें आपको जो डिराइव करना है, ये रेसिस्टेंस के लिए ये एक्सप्रेशन डिराइव करना है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि जो करंट फ्लो है वो सबका सेम होता है, डिफरेंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग होता है पूरे सर्किट में। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, V1 जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3 हो जाएगा। ये डायग्राम आप जरूर बनाएंगे, सर्किट डायग्राम डिराइव करते वक्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 रेसिस्टर्स इज V, जो पोटेंशियल डिफरेंस है ओवरऑल तीनों रेसिस्टेंस के अक्रॉस वो V है, तो हम क्या लिख देंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ओवरऑल। अब इसमें जितने भी ये V दिए हुए हैं इनको रिप्लेस करके हम ये एक्सप्रेशन लिख देंगे। सो IR1 I प्लस IR2 प्लस IR3, तो I कॉमन है, I को कॉमन ले लेंगे और ये जितने भी रेसिस्टेंस है इनको ब्रैकेट में लिख देंगे। देन जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR, तो इसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, V की जगह IR आप लिखोगे, एंड जो ये I है और ये R, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो I कॉमन है, I कैंसिल हो जाएगा, और जो ये है आपका ये फाइनली जो ओवरऑल रेसिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में उसका ये हमने डिराइव कर लिया फार्मूला, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में ये सीरीज के लिए था, आपको एग्जाम में पैरेलल के लिए भी आ सकता है, तो दोनों ही आपको आने चाहिए। क्वेश्चन 5, स्टेट ओम्स लॉ, काफी इंपॉर्टेंट है, ये 2019 में आ चुका है। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, करंट, कितना करंट फ्लो कर रहा है, और कंडीशन क्या है कि जो सारी फिजिकल कंडीशंस हैं और टेम्परेचर वो कांस्टेंट होना चाहिए। सो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, क्या इक्वेशन हम लिखेंगे, V इज इक्वल टू IR। तो जो यहाँ बोला गया है जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट की, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे उसकी जगह R आ जाएगा, जिसका मतलब होता है रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे आप सबको एक्सप्लेन भी कर देंगे, V क्या है, ये वोल्टेज है, I इज करंट एंड R इज रेसिस्टेंस। तो ये जरूर आपको आना चाहिए, ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। क्वेश्चन 6, डिफाइन रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, गिव इट्स SI यूनिट। सो रेसिस्टेंस क्या होता है, ये रेशियो होता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, ठीक है, इजी है बहुत ही। R इज इक्वल टू V अपॉन I, और SI यूनिट क्या होती है, ओम, जिसका सिंबल इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें आपको जूल्स लॉ बताना है, ये क्वेश्चन 2018 CBSE में आ चुका है। तो जूल्स लॉ क्या होता है, कि जो हीट प्रोड्यूस होता है किसी भी रेसिस्टर में, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, देन रेसिस्टेंस एंड टाइम, इन तीनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो आप इसको एक्सप्रेस कर देंगे इस तरह से, हीट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट इंटू रेसिस्टेंस इंटू टाइम। ये जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन 9 है, निक्रोम इज यूज्ड टू मेक द एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर वायर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में टेबल दिखाया था जिसमें कंडक्टर, अलॉय और इंसुलेटर बना हुआ था और उसके सामने उसकी रेसिस्टिविटी लिखी थी। तो ये जो क्वेश्चन है ये वहीं से है कि जो निक्रोम है उसको क्यों यूज करते हैं एज एन एलिमेंट टू इन द इलेक्ट्रिक हीटर, रीजन देना है आपको। सो ये क्वेश्चन 2018 CBSE में आ चुका है। रीजन क्या है कि जो निक्रोम है इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके कारण ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ना ही बर्न होता है इजिली एट हाई टेम्परेचर। तो ये मेल्ट भी नहीं होगा जब ज्यादा करंट फ्लो होगा, तो इस कारण से जो निक्रोम है इसको इलेक्ट्रिक हीटर में यूज किया जाता है। इसी तरह से आपको बहुत बाकी मटेरियल्स से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये जो है आपको कंपैरिजन जो है ये आना चाहिए कंडक्टर, अलॉयज और इंसुलेटर्स में। क्वेश्चन 10 है, व्हाई डू इलेक्ट्रिशियंस वियर रबर हैंड ग्लव्स व्हाइल वर्किंग।
जो इलेक्ट्रिशियंस हैं वो इलेक्ट्रिकल वर्क करते हुए क्यों रबर हैंड ग्लव्स पहनते हैं, ये क्वेश्चन 2016 में आ चुका है। जो रबर हम जानते हैं कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो जो इलेक्ट्रिशियंस हैं जब कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क करते हुए इलेक्ट्रिकल स्विच के साथ या अप्लायंस के साथ काम करते हुए उनको अगर शॉक लगता है, ठीक है, तो ये जो रबर ग्लव्स है ये इनको शॉक से बचा सकते हैं क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 11, हाउ आर टू रेसिस्टर्स विद रेसिस्टेंसेस R1 ohm and R2 ohm are to be connected to a battery of EMF 3 volt to obtain maximum current flow through it। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको जस्ट बेसिक पता होना चाहिए। यहाँ पे दो रेसिस्टेंस गिवन है R1 एंड R2 और जो बैटरी का जो EMF है वो 3 वोल्ट दिया हुआ है। तो इसमें आपको पूछा है कि जो ये दो रेसिस्टेंस है ये किस तरह से अरेंज होंगे, सीरीज में अरेंज होंगे या पैरेलल में अरेंज होंगे ताकि ये जो करंट है ये मैक्सिमम करंट दे सके। तो इसको कैसे बताएंगे आप? स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो रेसिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर R ज्यादा होगा तो जो ऑब्वियस ही बात है जो I है वो कम हो जाएगा, और अगर रेसिस्टेंस अगर कम होगा, जो रेसिस्टेंस अगर ये डिक्रीज होगा तो जो I है ये इंक्रीज होगा। दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर ये दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में अरेंज होंगे तो सीरीज में क्या होते हैं, दोनों रेसिस्टर्स आपस में क्या होंगे, डायरेक्टली प्लस होंगे। प्लस होके जो वैल्यू है वो ज्यादा आएगी। और अगर सेम रेसिस्टेंस पैरेलल में अगर अरेंज होते हैं तो जो वैल्यू है आफ्टर कैलकुलेशन, जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है वो सीरीज के कंपैरिजन में कम आएगी। तो अगर R कम होगा तो I बढ़ जाएगा। तो जो ये दोनों रेसिस्टेंस है ये किस में अरेंज होंगे, अरेंज इन पैरेलल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2016 CBSE में आ चुका है। तो क्या हो जाएगा, आप रीजन लिखेंगे देन प्लस लास्ट में जो है फाइनल आंसर लिखेंगे R1 एंड R2 शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल सो एज टू गेट मैक्सिमम करंट। सिंपल सी बात है, अगर R ज्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगा और R कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो R1 R2 है ये पैरेलल में जब अरेंज होंगे तो जो इनकी वैल्यू है ये कम आएगी, सो करंट बढ़ेगा। क्वेश्चन 12 है स्टूडेंट, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस द टू एंड A and B ऑफ दिस सर्किट। ये जो है सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे ये 8 रेसिस्टेंस दिए हुए हैं, ये आपको सॉल्व करना है। ये मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, ये आप खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये हिंट दे देती हूँ, समझा देती हूँ। तो यहाँ पे जो ये रेसिस्टेंस आपको दिख रहे हैं 8 रेसिस्टेंस, सब आप देखेंगे हर एक साइड में जो 2 रेसिस्टेंस दिए हुए हैं ये आपस में कैसे हैं, दे आर पैरेलल। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सभी रेसिस्टेंस को सॉल्व कर दोगे अकॉर्डिंग टू पैरेलल। पहले आप 1 and 2 को सॉल्व करोगे पैरेलल का फॉर्मूला यूज करके, जो भी वैल्यूज आएंगी उसको आप लिख लोगे। ऐसे ही 3 4 के लिए करोगे, देन 5 6 देन 7 8। सो आपने पैरेलल के लिए इन चारों को फाइंड कर लिया। देन आप क्या करोगे, ये चारों करने के बाद जो ये जो दोनों रेसिस्टेंस हैं 1 2 3 4, ये जो दोनों रेसिस्टेंस है ये आपस में कैसे हैं, दे आर इन सीरीज। जो R1 और R2 है ये सीरीज में है, किसके, 3 and 4 के सीरीज में है। तो इनको जो है आप सीरीज के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लोगे, सीरीज का फॉर्मूला लगाओगे और जो है इन दोनों को आपस में एक साथ सीरीज के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। ऐसे ही आप क्या करोगे, इन दोनों को भी सीरीज का फॉर्मूला लगा के आपस में सॉल्व करोगे। इन दोनों की जो वैल्यूज आएंगी उन्हें आप क्या करोगे, आप देखोगे कि जो ये रेसिस्टेंस अप साइड में दिए हुए हैं ये और जो डाउन साइड में रेसिस्टेंस है ये दोनों आपस में कैसे हैं, दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो भी वैल्यूज ऊपर आएंगी और जो भी वैल्यूज नीचे आएंगी उन दोनों को आप जो है पैरेलल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे, तो देन आपका जो है ओवरऑल रेसिस्टेंस आ जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसको जरूर सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर नहीं आया है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और इसको फटाफट से सॉल्व कीजिए।
सो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो सारे न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे और वो सारे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पे। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है A 6 ohm resistance wire is doubled up by folding. एक 6 ohm की वायर है जिसको फोल्ड करके डबल कर लिया गया है। कैलकुलेट द न्यू रेसिस्टेंस इन वायर। तो फोल्ड करने के बाद क्या होगा, जो उसकी रेसिस्टेंस एक्चुअल वायर में थी वो चेंज हो जाएगी। जो न्यू रेसिस्टेंस है वो यहाँ कैलकुलेट करने को बोला गया है। एंड और क्या कहा है, हाउ एरिया इज गेट डबल्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और एरिया कैसे डबल हो जाता है ये हमें बताना है। तो देखिए ये जो है, ये मान लीजिए ये है एक्चुअल वायर जिसकी जो लेंथ है वो L हमने ले ली है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। जब इस वायर को फोल्ड करके डबल कर लेंगे तब लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या चेंज आएगा। सो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो लेंथ है वो आधी हो गई है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, आधी, L/2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया है, डबल। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। लेंथ घट जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगी जब हम वायर को फोल्ड करेंगे। सो तीनों में लेंथ, एरिया, रेसिस्टेंस, इन सबके बीच में क्या रिलेशन है। सो क्या फॉर्मूला होगा, R इज इक्वल टू ρL/A। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये हम मान लेते हैं ये एक्चुअल वायर के लिए है। जो न्यू रेसिस्टेंस है उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रो, लेंथ कितनी है, हाफ, L/2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 2A। ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यू रेसिस्टेंस के लिए। तो इसको हम फटाफट सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा L/4A। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, रो L/A इंटू 1/4, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे ये जो पार्ट है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस R। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, R जो है R इंटू 1/4 लिख देंगे। जो न्यू रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, R इंटू 1/4। तो क्या हो गया, ये R/4 हो गया। अब R/4 में जो R की वैल्यू है वो हमें गिवन है। R कितना गिवन है, 6 ओम गिवन है। तो क्या करेंगे, 6/4 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1.5 ओम जो है ये आपका न्यू जो शेप है वायर की, इसका रेसिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 volt and 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be. So एक बल्ब है, ठीक है, जिसकी जो पावर है वो 100 वॉट है एंड 220 वोल्ट है। अब इसमें क्या बोला गया है कि जब उस बल्ब का अगर हम जो वोल्टेज है वो हम चेंज कर दे, पहले 220 था उसको हम 110 कर दे, तो जो पावर है उसमें क्या चेंज आएगा, वो कितनी कंज्यूम होगी। तो ये हम देखते हैं। सो यहाँ पे जो पावर जो अभी बल्ब की दी हुई है वो कितनी है, 100 वॉट है एंड V कितना है, 220 वोल्ट है। ठीक है, सो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। तो क्या होता है, P इज इक्वल टू V²/R। ठीक है, ये फॉर्मूला पता है आपको। इसमें हम फटाफट वैल्यूज पुट कर देते हैं, बट हमारे पास R नहीं है, हमारे पास P है। तो पहले हम R इज इक्वल टू लिख लेते हैं V²/P। सो V की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट है, V के ऊपर स्क्वायर है तो ये डबल टाइम्स हो जाएगा। पावर कितना है, पावर इज 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 484 जो ओम है ये हमारा आ गया रेसिस्टेंस। अब हमें क्या पता करना है, न्यू पावर जो होगा, जो वोल्ट चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो न्यू पावर है वो कितना होगा। तो इस पावर के लिए हम ये पावर का फॉर्मूला फटाफट लिख लेते हैं। P इज इक्वल टू V²/R। V न्यू V कितना है, 110, स्क्वायर है तो डबल टाइम्स हो जाएगा। R कितना है, 484। इसको आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, आप देखेंगे 25 ओम जो है आपका
आंसर आएगा 25 ओम। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो अपनी टिप पे आप रख लीजिए। उसके बाद जो है आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं। तो चलिए चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। थर्ड न्यूमेरिकल है हमारा, अ बल्ब इज रेटेड एट 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, व्हाट इज इट्स रेसिस्टेंस। ठीक है, ये जो पार्ट है ये सेम वैसा ही है जैसा अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में किया है। फाइंड सच बल्ब बर्न फॉर 4 आवर्स। तो आपको क्या इसमें निकालना है, इसमें एक बल्ब के लिए ये दिया हुआ है, आपको ऐसे ही 5 बल्ब से निकालना है। एंड देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है वो आपको बताना है। एंड लास्ट कैलकुलेट कॉस्ट इफ द रेट इज 4.6 रुपीज पर यूनिट। अगर पर यूनिट के हिसाब से जो रेट है 4.6 है तो ये भी आपको पता करना है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है वो क्या लगेगा, सेम जैसा भी हमने किया सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, आपको जो है पावर दी हुई है कितनी 100 वॉट, V दिया है आपको 220 वोल्ट। ठीक है, फटाफट से आप R इज इक्वल टू V² P का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, जिसमें आपका जो V है वो है 220। ठीक है, स्क्वायर में है तो डबल टाइम्स हम यहाँ पे लिखेंगे और ये हो गया पावर, तो ये आपका आ जाएगा 484 ओम रेसिस्टेंस आ गया आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है 5 सच बल्ब बर्न फॉर 4 आवर्स। ऐसी जो बल्ब हैं ये 5 बल्ब्स हैं, तो यहाँ पे एनर्जी पूछा है। ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू T होता है। ठीक है, पावर इंटू टाइम होता है। ठीक है, जो पावर है वो कितना है, पावर इज 100। ठीक है, एंड टाइम कितना है, यहाँ पे टाइम है आपका 4 आवर टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 400 क्या हो जाएगा वॉट आवर। ठीक है, पावर आपकी वॉट में है एंड टाइम आवर में है। ठीक है, लेकिन जो एनर्जी की यूनिट जो SI जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, किलो वॉट आवर है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे किलो वॉट में चेंज कर देंगे। हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 0.4 किलो वॉट आवर आपका ये आ गया। ठीक है, यूनिट पे आपको जरूर फोकस करना है। ठीक है, सही यूनिट आप लिखेंगे तो ही एग्जाम में जो है आपको सही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यूनिट पे बहुत ही फोकस करना है। तो ये हमारा जो है एनर्जी आ गया कितना 0.4 किलो वॉट आवर। ये जो हमारा यूनिट ये एनर्जी आई है ये एक बल्ब के लिए आई है। आपको ये 5 बल्ब के लिए निकालना है, तो क्या करेंगे हम फॉर 5 बल्ब्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2 यूनिट। ठीक है, ये हमारा 2 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, आप 2 यूनिट बोल लो या फिर 2 किलो वॉट आवर बोल लो। ठीक है, सेम थिंग है। 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 यूनिट आ गया। ठीक है, फॉर 5 बल्ब्स। अब क्या पता करना है, कैलकुलेट कॉस्ट। अब हमें कॉस्ट पता करनी है, तो हम क्या करेंगे फटाफट से, 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है 4.6 है, 5 का हमें 2 यूनिट का पता करना है, 5 बल्ब का 2 यूनिट है, तो ये हमारा आ जाएगा 9.20। ठीक है, ये रुपीस। ठीक है, तो ये हमारी कॉस्ट निकल गई। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, सबसे पहले जो गिवन है उसको आप लिखो। गिवन में गिवन को आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, क्या क्या चीजें गिवन है, उसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा वो फॉर्मूला आप लिखो। यूनिट्स पे जरूर फोकस करो एंड आप इस तरह से इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो हमने जो है पहले रेसिस्टेंस पता किया, रेसिस्टेंस पूछा था इसमें R, ये हमारा मिल गया। ठीक है, एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई वो हमने कैलकुलेट करके यूनिट निकाल ली। ठीक है, देन कॉस्ट पता कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हम आते हैं न्यूमेरिकल 4। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो यहाँ पे जो जो चीजें गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। सो क्या क्या गिवन है, यहाँ पे हमें चार्ज गिवन है कितना 96,000। ठीक है, कूलम।
देन हमें टाइम गिवन है, टाइम इज 1 आवर एंड V गिवन है दैट इज 50 वोल्ट। क्या पता करने को हमें बोला गया है? हीट पता करना है। सो इन सभी जो गिवन वैल्यूज हैं इनके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा वो क्या होगा? H इज इक्वल टू VIT। ठीक है, बट हमारे पास ये V भी है, T भी है, I नहीं है। I पता करने के लिए हम क्या करेंगे? सो हमें पता है कि जो I है, I इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T होता है। सो हमारे पास Q है, व्हाट इज द Q? ये हो जाएगा कूलम में दिया हुआ है Q हमारे पास, और टाइम है 1 आवर। टाइम 1 आवर है। सो जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है टाइम की वो क्या होती है? सेकंड होती है। तो टाइम को हम क्या लिख लेंगे? सेकंड्स में हम लिख लेंगे 3600 सेकंड्स। ठीक है, ये टाइम हो गया। सो इसको आप फटाफट सॉल्व कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 80/3। ठीक है, आपका जो ये करंट है 80/3 आपका आ गया। ठीक है, एम्पियर। करंट की वैल्यू क्या होती है? एम्पियर। ठीक है, अब हम फटाफट से ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। V कितना है? 50 है। I हमारा आया है 80/3। टाइम इज 1 आवर। ठीक है, तो टाइम को भी जो है हम 1 आवर लिखते हैं, यहाँ पे हम आवर ही लेंगे। ठीक है, ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 4.8 10⁻⁶। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे। यस, यहाँ पे जो है टाइम है वो हम ले लेंगे, सॉरी टाइम जो है हम लेंगे यहाँ पे आवर्स सेकंड्स में लेंगे। तो ये सॉल्व करके 4.8 इंटू 10⁻⁶ जूल आपका ये आ जाएगा। हीट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल होती है। तो ये हमारा 4.8 इंटू 10⁻⁶ जूल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? चार्ज गिवन था, टाइम भी गिवन था, V भी गिवन था। हमें H फाइंड करना था, तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया? H इज इक्वल टू VIT। ठीक है, जिसमें हमारे पास I नहीं था। सो I हमने पता किया कैसे? Q अपॉन T फॉर्मूला यूज करके, जिसमें Q गिवन है, टाइम जो है आवर्स में था, हमने सेकेंड्स में कर दिया इसको स्टैंडर्ड करने के लिए। क्या हमारा आंसर आया? 80/3 एम्पियर करंट आ गया हमारा। देन हमने फटाफट से जो है इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की। V इज 50, I इज 80/3, देन टाइम हमने अगेन सेकंड्स में लिया, और ये आपका जूल में आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या है? हीट है। सो क्लियर हो गया ये आपको। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ जो हमारा न्यूमेरिकल है। व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेसिस्टर, रेसिस्टर्स यहाँ हमें नहीं पता है क्या है, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट। ठीक है, करंट कितना फ्लो हो रहा है? 2.5 मिली एम्पियर। सो यहाँ पे क्या गिवन है? हमें गिवन है 2.5 मिली एम्पियर करंट गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टर्स और रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। तो यहाँ पे आपसे R पूछा गया है कि R जो है वो कितना होगा। सो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपको जो है करंट के साथ साथ V भी दिया हुआ है, आपको R पूछा है। बहुत ही इजी है, ओम्स का पता ही है हमें। ठीक है, सो हम क्या करेंगे? R इज इक्वल टू V/I, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। V कितना है हमारे पास? 12 वोल्ट है। अब I देखेंगे स्टूडेंट्स, I कितना है? 2.5 मिली एम्पियर है, बट जो ऐसा यूनिट होती है करंट की वो क्या होती है? एम्पियर होती है। सो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सो आपको पता होना चाहिए कि जो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻³ एम्पियर होता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो 12 है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे -10⁻⁻³ से। I ठीक है, V तो 12 है। ठीक है, जो करंट है वो नीचे हम लिखेंगे। सो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10⁻⁻³ हो जाएगा। क्लियर है आपको? ठीक है, देन इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा 4800 ओम। तो ये जो है आपका ये आंसर आ जाएगा। R इज इक्वल टू V/I। ठीक है, और ये आपका जो है रेसिस्टेंस आ गया ओम में। ठीक है, तो क्लियर है ये आपको? ठीक है, काफी इजी क्वेश्चंस हैं। सो इस तरह से जो है आपको एग्जाम में आएंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान दीजिए इन क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 6 है, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी। सो यहाँ पे हमें
एक सर्किट का डायग्राम बनाने के लिए बोला गया है और उसमें क्या क्या शो करना है वो यहाँ बताया है। तो सबसे पहले हमें क्या यहाँ दिखाना है, सर्किट के अंदर एक बैटरी होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड जो कि 3 सेल से बनी है, जो बैटरी है वो कितने सेल्स का कॉम्बिनेशन है, 3 सेल्स दिखाना है आपको। V कितना है, 2 वोल्ट हर एक जो सेल है वो दिया हुआ है। और रेसिस्टेंस जो है, एक रेसिस्टेंस 5 ओम है, एक 8 ओम है एंड जो थर्ड है वो 12 ओम है। सो यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस दिए हुए हैं। और क्या शो करना है, एक प्लग की शो करना है, ठीक है। ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, सभी कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये सभी चीजें आपको सर्किट के अंदर शो करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेसिस्टेंस को शो करते हैं। एक रेसिस्टेंस ये हो गया, सेकेंड रेसिस्टेंस एंड थर्ड रेसिस्टेंस, ठीक है। जो फर्स्ट रेसिस्टेंस है वो 5 ओम का है, ठीक है, R1। सेकेंड जो रेसिस्टेंस है वो 8 ओम का है, दैट इज R2। थर्ड रेसिस्टेंस इज 12 ओम एंड इसको हम R3 से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये जो सर्किट है ये किससे कनेक्टेड है, ये 3 सेल्स की बैटरी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम 3 सेल शो करेंगे। सो सेल के 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव हो जाएगा, छोटा वाला नेगेटिव हो जाएगा। एक सेल हो गया, देन सेकेंड सेल, देन ये थर्ड सेल, ठीक है। फिर हमें एक प्लग की शो करना है, ओके। तो ये हमारा हो गया प्लग की। अब इसमें जो हम फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो ये हम एरो से शो कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है ये आपका डायग्राम हो, ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया। तो इस तरह से आपको एग्जाम में कुछ भी आपको रेसिस्टेंस दे देंगे या वो पोटेंशियल डिफरेंस दे देंगे, करंट दे देंगे, बैटरी बोलेंगे या सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो सर्किट क्लोज है या ओपन है, कुछ भी आपको जो है दे करके एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं। यहाँ सीरीज है, आपको पैरेलल में भी आ सकता है, ठीक है, या सीरीज एंड पैरेलल का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। सो आपको ध्यान से क्वेश्चन रीड करना है, जो जो चीजें शो करनी है आपको सर्किट में उसको आप एक तरफ लिख लेंगे एंड देन आप अपना सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका ये सर्किट डायग्राम पूरा होता है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन 7, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम, ठीक है। रेसिस्टेंस कितना है, 20 ओम है, टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट कितना है 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड, हीट आपको कैलकुलेट करनी है, टाइम भी दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है, R इज गिवन 20 ओम, देन 5 एम्पियर जो है करंट आपको दिया हुआ है एंड टाइम भी दिया हुआ है 30 सेकेंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबकी यूनिट जो है ऑलरेडी स्टैंडर्ड में है, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज हमें फॉर्मूला लेना है और उसमें वैल्यूज जो है पुट कर देनी है। तो इस फॉर्मूला सबको याद है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट सबको याद है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट F इज इक्वल टू I² RT, ठीक है। सो I कितना है 5 एम्पियर, स्क्वायर में है तो डबल लिख देंगे इसको। रेसिस्टेंस इज 20, टाइम इज 30 सेकेंड। ये आपका हो गया 5 5 25 हो गया, ये आपका हो गया 600। ये कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ गया इतना जूल हीट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका आ गया हीट। तो इतना हीट जो है ये प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो इस तरह से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए आप, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए इनको। कहीं भी कुछ भी दिक्कत आती है यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, हाउ कैन 3 रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंसेस 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm. So students यहाँ पूछा गया है कि यहाँ 3 रेसिस्टेंस गिवन है, ये तीनों रेसिस्टेंस किस तरह से अरेंज होंगे, सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे, ताकि जो ओवरऑल जो रेसिस्टेंस है वो 4 ओम आए फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में 1 ओम आए, ठीक है। इसके लिए जो है ये किस तरह से अरेंज होंगे। सो हम देखते हैं कि जब भी हम रेसिस्टेंस को
सीरीज में अरेंज करते हैं तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो मैक्सिमम आती है, पैरेलल में मिनिमम आती है। तो यहाँ पे हम जो 4 ओम है, अगर तीनों को सीरीज में हम कर देंगे तो 4 तो आएगा नहीं, 6 + 3 + 2, तो ये जो है आपका 11 हो जाएगा। तो 11 तो है नहीं है, तो हम देखते हैं, हम एक को जो है सीरीज में कर देते हैं, इन दोनों को पैरेलल में करके देखते हैं। सो देखिए यहाँ पे आप डायग्राम बनाना यहाँ बहुत जरूरी है, ठीक है। डायग्राम आप बिल्कुल बनाएंगे अगर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हम ये R1 बना देते हैं, दैट इज 2 ओम, ठीक है। इसके साथ ही जो है बाकी जो 2 रेसिस्टेंस है उनको हम पैरेलल में यहाँ शो कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया R2 जो कि है 3 ओम एंड R3 जो कि है 6 ओम, ठीक है। ये इस तरह से जो है हमने यहाँ पे सर्किट में शो कर दिया, ठीक है। इस तरह से आप दिखाओगे। देन फटाफट हम सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम पैरेलल के लिए सॉल्व कर देते हैं। पैरेलल आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला। सो ये हो जाएगा आपका 1/R2 + 1/R3। R2 कितना है, ये है 3 ओम एंड R3 कितना है, ये है आपका 6 ओम। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका आ गया 3/6। 3/6 जो है ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा 1/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, R = हमारा 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। अभी 2 ओम आ गया, 2 ओम ये हो गया और ये हो गया। अब दोनों को हम सीरीज के लिए सॉल्व कर देंगे। सो ये हमारा क्या आ जाएगा, सीरीज के लिए 2 ओम ये है एंड प्लस 2 ओम ये है, ये हमारा आ गया 4 ओम। सो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4 ओम आ गया। सो पार्ट ए जो है इसका सॉल्यूशन ये है, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है ये सीरीज में होगा, बाकी जो 2 रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में होंगे, तब जाके जो हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो 4 ओम आएगा। अब हम सेकेंड पार्ट के लिए देखते हैं। सो यहाँ पे 1 ओम, ठीक है। सो हम जानते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो पैरेलल में आती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, ठीक है। तो एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, तीनों को हम पैरेलल में करके देखते हैं पार्ट बी के लिए। अगर नहीं आएगा फिर हम कुछ और ट्राई करेंगे। तो तीनों को हम पैरेलल में जो है ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप रिप्रेजेंट जरूर करोगे R1, R2 एंड R3। डायग्राम बिल्कुल भी नहीं भूलना है एग्जाम में, ये आपको बनाना ही बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। सो डायग्राम बनाना ही बनाना है। तीनों को हमने पैरेलल में शो कर दिया सर्किट में। अब हम फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। सो पैरेलल का फॉर्मूला सबको पता है। सो फॉर्मूला आप लिखेंगे एंड उसके साथ आप जो है सॉल्व करना शुरू कर देंगे। सो R1 की जो वैल्यू है कितनी है, 2 एंड R2 की जो वैल्यू है वो है 3 एंड थर्ड जो है वैल्यू है वो 6 है। तीनों का आप क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम है वो आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 3 + 2 + 1, ये आपका 6/6 आ गया, ये आपका आ गया 1 ओम आंसर, ठीक है। तो हमारे ये दोनों आंसर्स आ चुके हैं फॉर 4 ओम एंड 1 ओम। 4 ओम के लिए जो अरेंजमेंट है वो क्या है, एक सीरीज में होगा, 2 पैरेलल में होंगे एंड 1 ओम के लिए तीनों ही पैरेलल में होंगे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एंड प्रीवियस ईयर में भी काफी बार इस तरह का क्वेश्चन आया है। आपको डिफरेंट रेसिस्टेंस दे देंगे, ओवरऑल रेसिस्टेंस आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये जो गिवन रेसिस्टेंस है इनका अरेंजमेंट क्या है ये बताइए, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने इस चैप्टर के काफी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, ठीक है। और आप इनको प्रैक्टिस कीजिए और कहीं भी कुछ भी दिक्कत होती है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा ओवरऑल रिवीजन फॉर द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने थियोरी कंप्लीट करी, देन हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखे काफी सारे एंड साथ ही हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए, जो कि इस पूरे चैप्टर को कवर करता है। सो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। कहीं कुछ भी समझ में नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, ओके। और इस
वीडियो को जितना हो सके अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स जो 10th एग्जाम देने वाले हैं उनसे आप शेयर कीजिए। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाइए, खुद को रजिस्टर कीजिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड हमारी लाइव एंड ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ जाइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ।